आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ ग्रीन इंडिया.com। मैं हूं आपके साथ रुपेश। आज हमारे साथ खास मुलाकात में रोशन मैथिल जी हैं, एमएसयू के प्रेसिडेंट हैं। हार्दिक स्वागत है भैया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जिस तरीके से इस बार चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में चुनाव है, कैसी तैयारी है आप लोग का? बहुत ही अच्छी तैयारी है, चूँकि ये मांग हमारी आज से नहीं थी, बहुत पहले से मांग था और इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और यूनिवर्सिटी में एक्चुअली अगर आप 40-50 साल के इतिहास देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में आज तक कभी चुनाव हुआ ही नहीं। हम कह सकते हैं कि आज तक एलएनएमयू के पूरे इतिहास में चुनाव नहीं हुआ और चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि सीनेट और सिंडिकेट के जो मेंबर होते हैं वो आजकल क्या करते हैं, प्रोफेसर्स खुद चुन लेते हैं। प्रोफेसर्स चुनेंगे तो वो अपने जो उनके कलीग है या जो संबंधी है पॉलिटिकल पूरा उनका जो प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से वो उसमें डाल देते हैं और फिर वो अपना ही देखते हैं कि पैसे कितने आ रहे हैं। मान लो 100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली मिलता है एलएनएमयू को, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे को लूटना खसोटना और स्टूडेंट के लिए जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसको भी वो दूर कर देते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है उनको क्या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। पैरेलल कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ के प्रोफेसर्स हैं 70,000 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं और उनकी एक अलग से कोचिंग सेंटर भी चलती है क्योंकि आप तो जाते नहीं हो कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी था क्योंकि सिंडिकेट में और सीनेट में हमारे मेंबर चाहे और वहाँ पे वो प्रोफेसर्स के साथ अपने मांग के लिए खड़े होकर के बोले कि नहीं हमारी ये मांग है, आपको देना पड़ेगा और हमारा ये हक है। तो हक की लड़ाई के लिए ज़रूरी है और ये हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा चीज़ हो रहा है। तो हमारे यहाँ बंद था तो हमने इसके लिए 15 नवंबर को लड़ाई लड़ा और वो चीज़ पारित हो गया। राज्यपाल महोदय ने हमें ये ऑर्डर दिया, हर वीसी को ऑर्डर दिया, हर यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर मिला कि आप छात्र संघ चुनाव करवाइए और इस हिसाब से छात्र संघ चुनाव हो रही है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत और खुशी की बात। ठीक है, तो इस बार आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दा एजेंडा क्या है? करप्शन को मिटाना या छात्र के हित के लिए रोजगार पे भी थोड़ा अमल करने की बात है? देखिए जब आप छात्र की बात करेंगे तो हम दोनों बात करेंगे। देखिए छात्र को आप पढ़ा देंगे और फिर उसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना, माइग्रेट करना, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम छात्र का बात करते हैं तो उसके साथ क्षेत्र का भी बात करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि क्षेत्र के लिए हमने कई सारे काम किए हैं और छात्र के लिए भी कई सारे काम किए हैं। मेन मोटिव है वहाँ सबसे पहले अच्छा शिक्षा होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा छात्र कुछ नहीं कर सकता। आगे अगर आप जाओगे तो आपकी जो पोटेंशियलिटी है वो पोटेंशियलिटी कहीं ना कहीं लगेगा कि वो आप बिलो लेवल का हो, आप कंपीट नहीं कर रहे हो। जिस मार्केट में आप काम करने के लिए जा रहे हो, जिस व्यवसाय में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो वहाँ आपकी जो नॉलेज लेवल होता है वो उतना डेप्थ नहीं होता है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही इतनी बेकार है। दूसरा बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी है, पैसे की बहुत कमी है। उस केस में जो माँ बाप पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, ज़मीन बेचते हैं, भूखे पेट रहते हैं, मजदूरी बढ़ाते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने कान के कंगन, हाथ के कंगन, कान के ये सब बेच करके क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ बेचते हैं। लेकिन आफ्टर दैट होता क्या है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे छात्रावास की सुविधा नहीं है, जो बेसिक वहाँ की जो फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं और पैरेलल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। ठीक है, एक तो आप यूनिवर्सिटी में पैसे दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कोचिंग सेंटर के पैसे दे रहे हो। बुक्स लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं लेकिन लाइब्रेरी नहीं खुलता है। उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको बुक्स मार्केट में परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स के राइटर हैं, ऑथर हैं, वो करोड़ों रुपए लाखों रुपए उन प्रोफेसर्स को दे रहे हैं कि आप हमारे बुक्स को चलाओ, यूनिवर्सिटीज़ के बुक्स लाइब्रेरी को बंद रखो। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है उसको खत्म करना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार के चुनाव में आपका करप्शन पे आप लोग का ज़्यादा ध्यान है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जितने भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों में खास करके ना तो पठन पाठन का कार्यक्रम ठीक है, ना तो बैठने की व्यवस्था है, उसे मतलब छत है, ना कहीं प्लास्टर है। कहीं ना कहीं पूरा कॉलेज अभी भी उसी स्थिति में है जैसे आज़ादी से पहले हुआ करता था जब हम गुलाम थे। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उसमें ऐसी स्थिति है। हम आपको अभी बता दें कि खास करके एक साइंस कॉलेज है बेनीपट्टी के अंतर्गत, कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज, उचेट काफ़ी विख्यात जगह है। वहाँ की कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था कि कभी क्लास तक नहीं चलती। तो ऐसे कॉलेज के बारे में खास करके जो आपको देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के स्टूडेंट के लिए आप क्या आशा देना चाहते हैं? देखिए जैसे आपने बताया कि आज़ादी से पहले से जो स्थिति था वही स्थिति अभी है, तो मैं बोलूँगा कि उससे ज़्यादा बदतर स्थिति अभी हो गई है। जिस टाइम एलएनएमयू बना था उस टाइम में इसका एक अपना नाम था,
ठीक है। यहाँ से जो पास होकर के पास आउट होकर के स्टूडेंट निकलते थे, ग्रेजुएट होकर के प्रतिष्ठित होकर के जब स्टूडेंट निकलते थे तो उनका एक पहचान होता था, वो पहचान को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक NAC होता है, नैक होता है। नैक का एक सिस्टम क्या है कि आप उस कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकते हो जिस कॉलेज में छात्र रेगुलर नहीं है 75%, अच्छा उस कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, नैक को भी मिला रखा है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई कॉलेज में नैक की वो हुई, वहाँ पे सरप्राइज ऑडिट हुआ, नैक वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे उससे पहले नैक इनको रिपोर्ट करते हैं कि हम उस कॉलेज में पहुंच रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ उस कॉलेज में प्रोफेसर्स डाल देते हैं और उस प्रोफेसर्स के नाम पे ये क्या करते हैं, वहाँ से पेमेंट ले लेते हैं। तो इसका जो प्रॉपर ऑडिट का जो तरीका है ना, पूरे 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो पैसे की कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, ये बिल्कुल चौपट है। इसको देखने वाला, इसको आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर तो इनके अंदर है, इनके सीनेट के अंदर है, इनके सिंडिकेट के अंदर है, वो कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे ऐसे कॉलेज सिर्फ नाम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे नैक का रिपोर्ट साइन करवा लिया जाता है, प्रोफेसर्स के लिए पेमेंट लिए जाते हैं, छात्रों को दिखाया जाता है कि 75% स्टूडेंट आ रहे हैं वहां पे, लेकिन वहां सिर्फ एडमिशन होता है। वो भी एडमिशन आप जाओ, जितने भी इनके होम एग्जाम होता है, होम एग्जाम में ये क्या करते हैं कि आपको ऐसे ही बिठा देंगे, हाँ चलो ठीक है आपका होम एग्जाम हो गया, आपको कुछ नहीं करना, पैसे दे दो इतना, आपका 3 साल का कोर्स में, अब अच्छा आज मुझे ग्रेजुएशन लेना है तो बैक डेट से ये जा करके क्या करते हैं, एडमिशन दिलवा देते हैं, आपके होम एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं। तो ये सब कर करा के क्या करते हैं कि पैसे का एक दलाली का अड्डा बनाया गया उस, ये जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें क्लासेस नहीं चलते तो अड्डा बनाया गया। इस अड्डा को खत्म करना हमारा मुख्य मोटिव है। रोशन भैया मुझे ये बताइए, कोई ऐसा कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जहाँ पे क्लास चलता आपके? देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर 1-2 कॉलेज ही हम देखते हैं जहाँ पे 1-2 क्लासेस चलता है, वो ऑनेस्ट प्रिंस वहाँ के टीचर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट है, और मैंने देखा है कि वो अपना क्लासेस आकर के लेते हैं, उनको मतलब नहीं है, ठीक है, कि दूसरा ले रहा है नहीं ले रहा है। CM आर्ट कॉलेज हो गया, MLSM कॉलेज हो गया, उसके बाद RK कॉलेज है मधुबनी का, जिसमें 1-2 क्लासेस चलता है, थोड़ा ठीक है, बाहर गाँव की तरफ जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, गाँव के बाहर में कॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे वो पैसे बनाने की एक अड्डा खोला गया है। जो बच्चे का एडमिशन शहर में नहीं हो पाता, उस बच्चे का एडमिशन वहां करो, ठीक है, वहां पे प्रोफेसर्स रहे नहीं रहे, किस जो मान्यताएं हैं, क्या किस तरीके से उसकी जो मेजरमेंट होगी प्रोफेसर्स का, वो सब कुछ नहीं किया जाता। आपको डायरेक्टली वहां पे हाँ आप आओ, खैनी चुनाते रहो और बस प्रोफेसर। कारण ऐसा क्या है, ऐसी विडंबना क्यों कि ऐसा बार बार ऐसा देखने को मिला, सुधार परिवर्तन नहीं हो रहा, इतना देश बदलने के बावजूद भी आप लोग इतना आवाज उठाते रहे, फिर भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बेकार है। जब हम पॉलिसी की बात करेंगे, हमारे बिहार का 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट है, 1,60,000 करोड़ रुपए के बजट में 25,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे लगाते हैं। 25,000 करोड़ रुपए, अब शिक्षा की बात हो रही है तो मैं थोड़ा बिलो लेवल भी जाऊंगा, 25,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे लगाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 27% बच्चा ही हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में। ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं वो प्रोफेसर नहीं है, मैं उनको नहीं बोलता हूं, आप पढ़ाओ, आपका बिजनेस है, क्योंकि आपके पास में रोजगार नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स जब ऐसा काम करते हैं कि आप कॉलेज में नहीं पढ़ाओगे और प्राइवेट कोचिंग सेंटर पढ़ाओगे, तो ये कहीं ना कहीं यही विडंबना है, और इस विडंबना को रोकने के लिए हमारे सरकार के पास में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। और एक जो नैक है, नैक भी काम नहीं करता, क्योंकि आज आपको पता है कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है सिस्टम में, इतना भरा पड़ा है, जिसको उखाड़ना, जिसको जड़ से खत्म करना इतना सहज नहीं है। उसके लिए संघर्ष जरूरी है, और हमने संघर्ष करना शुरू किया है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम उसको खत्म कर देंगे और जड़ से निकाल देंगे। ये हमारी संघर्ष हमेशा चलती रहेगी और हम इसके लिए काम ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो चुनाव अभी स्टूडेंट यूनियन का होने वाली है, उसमें आपकी जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन उसको आगे दिखाया जा रहा है, जो सर्वे पोल है, आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत जाते हैं, आपकी स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे बहुमत से अगर आती है, जो भी है विभिन्न कॉलेजों में आपके वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन से जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, आपकी पूरी टीम वहाँ एक अच्छी तैयार होती है, वैसे भी पकड़ बढ़िया है, तो आप क्या लोगों से क्या मतलब उनको क्या स्टूडेंट को आप खास करके नया देंगे? देखिए सबसे पहले जो मेरा काम होगा वहाँ पे, देखिए ये बात तो फिक्स है कि हमारी वहाँ पे टीम बन रही है, हम कैंपस जीत रहे हैं, हम सारे कॉलेजेस जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो रुझान हमारे प्रति है। सारे सर्वे पोल भी दिखा रहे हैं कि हमारे प्रति रुझान है, और जो कैडर है, कैडर वोट है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी 40 साल से इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बाकी जो छात्र संगठन है, अगर उनको करना होता तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन को जन्म लेना ही बेकार था।
नहीं समझे कि कोई अगर संगठन जन्म लेती है तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, कुछ कमियों के कारण ही कोई संगठन जन्म लेता है, लोग अटैच होते हैं, एक सिस्टम बनता है, फिर सिस्टम से काम होता है। तो हमारी जीत तो पक्की है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हमें थोड़ा भी झिझक नहीं है कि हम जीत नहीं रहे, हमारी जीत पक्की है। और हम सबसे पहला काम वहां पे यही करेंगे कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। जो मॉडल डीयू का है, जो मॉडल जेएनयू का है, वो मॉडल मैं चाहता हूं कि वो मॉडल हमारे एलएनएमयू कैंपस का हो। वहां पे जितने भी अतिक्रमण हैं वो अतिक्रमण खत्म हो, शैक्षणिक स्तर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चों को बाहर कोचिंग सेंटर लेने की जरूरत नहीं है, बुक्स आपको बाहर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो बाहर लॉज में रहते हैं, एलिवेस्टर के रूम में रहते हैं, गर्मी में पकते रहते हैं, जबकि कैंपस के अंदर इतने सारे बिल्डिंग पड़े हुए हैं और सारे बिल्डिंग अतिक्रमित है, उसे किसी ने कब्जा कर रखा है। कुछ बिल्डिंग तो ऐसा है भैया कि जिसे देखने से लगता है कि अब ध्वस्त ही होने वाला। जी बिल्कुल, उस बिल्डिंग को हम छोड़ करके बात करेंगे, उस बिल्डिंग को छोड़ेंगे, उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे, फिर से नया बिल्डिंग बनेगी। जरूरी तो नहीं है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि ईंटे की कार्बन 100 साल तक ही रहता है, उसके बाद उसका कार्बन खत्म हो जाता है, तो ईंटा का जो भी बिल्डिंग बना वो ध्वस्त होगा। तो हम उस बिल्डिंग की जगह पे नया बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास में स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास में जगह नहीं है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि वहां के, ताकि दरभंगा के या मधुबनी के, समस्तीपुर के और बेगूसराय के लोग, वहां के जो लोकल लोग हैं, उनके क्या है कि वहां पे उनके लॉज चले, एलिवेस्टर में रहने के लिए लोग मजबूर हो, छात्रावास की सुविधा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि छात्रावास की सुविधा हो, अच्छा शैक्षणिक व्यवस्था हो, बुक्स उपलब्ध हो, ठीक है। और बच्चे, आजकल हर जगह वाईफाई कनेक्टिविटी है, आप वाईफाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, हमारी सरकारें वाईफाई की बातें कर रहे हैं, हर कॉलेज में आप जाओगे हर जगह वाईफाई है, आपका नहीं है, आपके पास चार्ट बोर्ड नहीं होता है, कैलेंडर आप नहीं निकालते हो, शैक्षणिक जो आपकी व्यवस्था है उसको ठीक नहीं करते हो। तो ये सब ठीक कराना हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा और हम इसके लिए जी जान से काम यूनिवर्सिटी में चुनाव है, चुनाव के वक्त ही अगर हम आपसे एक बात पूछ लेते हैं तो वो बात पूछना भी चाहिए। वो बात है कि खेल यूनिवर्सिटी में उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हमें लगता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कोई खिलाड़ी निकला हो और राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व किया हो। जी बिल्कुल सही बात है। माहौल जब तक आप नहीं देंगे छात्रों को, ठीक है, तो वो नहीं कर पाता, फिर वो विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, ठीक है, कि नहीं चलो बस अब ऐसे ही हो रहा है तो हम क्या करें। क्योंकि लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग आंदोलन करने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी जो बातें हो रही है, अगर हम चुनाव जीत करके आएंगे, अभी आपने देखा होगा कि मिथिला प्रीमियर लीग के नाम से हमने अभी खेल का भी एक फॉर्मेट रखा है। उस फॉर्मेट में हमने 4 जिला को लड़वाया, 16 प्रखंड को लड़वाया और 64 मैचेस करवाया। तो इस सब का एक जो कहीं ना कहीं क्या नाम सोर्स है ना, वो सोर्स वहीं से मिलता है जाकर के कि नहीं हमें क्या करना आगे, ठीक है। तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें सारे के सारे जो हमारे मिथिला प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स ही जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ही भाग लिए थे। तो कहीं ना कहीं हम इस पर जरूर जोर देंगे और हम चाहेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स बढ़े, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन वगैरह वगैरह, जो भी स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ग्राउंड है हमारे पास में, तो हम इसको जरूर बढ़ावा देंगे। खास करके करप्शन भी बहुत बड़ी मुद्दा है स्पोर्ट्स को लेकर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। क्योंकि कॉलेजों में क्या होता है ना कि जितने भी फंड वगैरह आते हैं स्पोर्ट्स का, उसका सदुपयोग नहीं किया जाता। एक मुद्दा है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? यही मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई फंड का यूटिलाइज होगा, ट्रेजरार होगा, जो सीनेट और सिंडिकेट डिसाइड करती है, तो वहां पे अगर छात्र का रिप्रेजेंटेटिव ही सीनेट और सिंडिकेट में नहीं होगा तो वो कैसे बताएंगे कि हमारा खेल का भाई करो। क्योंकि एक बूढ़ा आदमी जो प्रोफेसर वहां पे बैठा हुआ सिंडिकेट में, उसको खेल से विशेष रुचि नहीं है। उसको रुचि ये है कि मेरा बेटा कैसे जाकर के बंगाल और पाकिस्तान जाकर के पढ़े, नहीं समझे, या अमेरिका जाकर के पढ़े। उसको नहीं मतलब है कि यूनिवर्सिटी में भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसको ये मतलब नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिंडिकेट और सीनेट में बैठे, छात्र के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, और वहां पे जो फंड आ रही है, फंड का एलोकेशन करे प्रॉपर, कि स्पोर्ट्स के लिए जो फंड आ रहे हैं वो फंड का एलोकेशन आपको करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में। कि वो तब होगी जब हम वहां पे जाकर के बैठेंगे। अगर हम जाकर के नहीं बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं लगना, और कितने छात्र को पता लगेगा कि कितना स्पोर्ट्स के लिए पैसे आ रहे हैं। ठीक है, किस चीज की रहे थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं राजनीति में आ गए। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ये राजनीतिकरण कैसे नहीं, आप ही बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि आपने पूछ दिया। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है, मेरे बहुत सारे जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनका भी ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कि हम राजनीति में कैसे आ गए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति नहीं है, ठीक है। ये तो स्कूल में जैसे एक मॉनिटर का चुनाव होता है ना, ये तो बस मॉनिटर का चुनाव है।
है, इसमें तो कम से कम राजनीति मत घुसाइए। ये तो राजनीतिक पार्टी सब इसमें राजनीति घुसा दिया। एबीवीपी को सपोर्ट करता है बीजेपी, तो आप राजनीतिक पार्टी। कई राजनीतिक दल के लोग भी आपके मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन वगैरह में मिलते हैं, जी नहीं, जी नहीं। देखिए, आने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, सबसे पहला बात, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि मिथिला सबका है, मिथिला मेरा बपौती नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मिथिला मेरा बपौती नहीं है। और जो भी लोग मिथिला से प्यार करते हैं वो आ सकते हैं हमारे आंदोलन में, हमारे कार्यक्रम, हम उनको रोकते नहीं हैं। लेकिन क्या हमारे जो कार्यकारिणी है, क्या कार्यकारिणी में किसी राजनीतिक व्यक्ति को आज तक आपने देखा है? हमने बिल्कुल मना कर रखा है। एक सिंगल आदमी भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे कार्यकारिणी में नहीं आ सकता। और छात्र संघ चुनाव को राजनीति बनाना ये बहुत ही घटिया काम है, चाहे जहां भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आज एलएनएमयू के लिए ये बात बोल रहा हूं, जहां भी होता है। ये तो एक मॉनिटर का चुनाव है, एक मॉनिटर का चुनाव है जो अपने छात्रों के लिए रिप्रेजेंट करता है सीनेट और सिंडिकेट में। तो वहां पे आप इसको राजनीति मत बनाओ, ठीक है। और एक मिनट में और बताऊंगा, जो लिंदो कमेटी की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में भी वो बोलते हैं कि छात्र जो होगा वो खुद खड़ा होगा, किसी पार्टी से नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब तो साफ है कि आप इसे राजनीतिक कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं भी नहीं, हमको तो किसी का सपोर्ट भी नहीं है और हम किसी से सपोर्ट लेते भी नहीं। हम तो खुद अपना मॉनिटर चुनने के लिए वहां लोगों का कहना है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन से मिथिला यूनाइटेड नेशनल पार्टी ऐसा करके, या मिथिला यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी करके आप लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा भी है। देखिए, लोग तो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग कहेंगे क्या, लोगों का काम, लोग कह रहे हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं दूंगा। सिर्फ एक बात बताऊंगा कि आप जो भी सोचना है सोचो। बस मेरा एक ही विजन क्लियर है कि मिथिला के क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, ठीक है। आपको कभी लगेगा कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, कभी कांग्रेस के सपोर्टर है, कभी पप्पू यादव तो कभी आरजेडी के सपोर्टर है, तो आप घूमते रहिए, ठीक है। आप घूमते रहिए, आप ऐसे ही घूमते रहोगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा काम है अपने क्षेत्र, अपने छात्र के विकास के लिए काम करना। और मैं और मैं बताता हूँ कि मैं क्षेत्रवादी हूँ, मैं क्षेत्र के लिए काम करता हूँ। एक सवाल है आखिरी भैया, कि जिस तरीके से क्षेत्र के विकास की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि राजनीति में तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि विधानसभा आपको लड़ना ही पड़ेगा, संसदीय क्षेत्र लड़ना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट यूनियन तो आपकी यूनिवर्सिटी तक ही रह जाएगी। देखिए, आवाम की आवाज बन करके रहिएगा। एक इंसान को कभी भी किसी भी चीज के लिए फॉरकास्टिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बहुत ऐसे चीज है जो डेमोक्रेसी से ही सॉल्व होती है। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको राजनीति में आना है। कई सारे एग्जाम्पल्स में आपको खुद पता होगा, मैं दे भी दूंगा, ठीक है, कि अभी एक ब्रिज बना है, आपको पता है 16 दिन के अनशन के बाद ब्रिज बनाया गया। तो ये एक डेमोक्रेसी थी, ठीक है। और डेमोक्रेसी में आवाज उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप राजनीति कर रहे हो। डेमोक्रेसी में आवाज उठाने का मतलब ये है कि एक भूखा आदमी लाइन के आखिरी स्तर पर खड़ा है और उसको भूख लगा है, तो मांग कर रहा है, चिल्ला रहा है, आप इसको सीधा जवाब नहीं दे, आप इसको राजनीति कहोगे, सीधा जवाब आप इसको बिल्कुल सीधा जवाब है। और मैं आपके शब्दों में तो जवाब नहीं दे सकता ना, सीधा जवाब नहीं। हम आपके शब्दों में कैसे जवाब दूं जो आप सुनना चाहते हैं? हम लोग ये मान लें कि आप राजनीति में, आपकी पार्टी का भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन कभी राजनीति में नहीं आएगी, ठीक है। जिनको भी ये भ्रम है वो भ्रम दूर कर लीजिए। और मैं हर मंच से बताता हूँ, विकास कैसे होगा क्षेत्र में। विकास हो रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया कि चलो मैं राजनीति में नहीं है, 70 साल से राजनीति हो रही है मिथिला में। 70 साल से तो आज़ादी हो गई हमारी, 70 साल से राजनीति हो रही है। 70 साल से जजवाड़ गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, लेकिन हमने राजनीति नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी ला दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी ला दिया। 70 साल से हमारे यहाँ एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र में क्या किया? लोकतंत्र में दो चीजें होती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एक लोक और एक तंत्र। जरूरी नहीं है कि तंत्र में जाने के बाद ही लोकतंत्र होगा। जब आप लोक हो ना, तब भी आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास में मास होना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमें राजनीति में जाना। एयरपोर्ट की आप बात किए थे बीच में, एयरपोर्ट का क्रेडिट कीर्ति झा आजाद ले रहे हैं कि भैया हम लोगों ने मेहनत किया। देखिए, आप हकीकत क्या है कुछ तो बताइए। मैं बताता हूँ। कीर्ति झा आज़ाद हो, पूनम झा आज़ाद हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप पॉलिटिकल मेंबर हो, ठीक है। पॉलिटिकल मेंबर का ये अभ्यास होता है कि वो क्रेडिट ले,
ठीक है, अभ्यास होता है कि क्रेडिट ले। यहाँ पे जनता को पता है, लोगों को पता है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आज से 2 साल पहले से ये लड़ाई एयरपोर्ट की कर रहा था। हमने हर जगह, अभी आपको पता होना चाहिए, ये जो अभी घोषणा हुई है इससे 1 महीना पहले हमने 4400 मेल भेजे हैं एविएशन मिनिस्ट्री को। 4400 मेल। जिस टाइम कीर्ति झा आजाद एयरपोर्ट के बारे में जानते भी नहीं थे, इनको अगर बोला जाता था कि एयरपोर्ट चालू करवाने के लिए, ना वो एयरपोर्ट चालू नहीं होगा, उनको पता भी नहीं था कि मेमोरेंडम साइन हो सकता है एयरपोर्ट के लिए। उस टाइम से मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़ रही है। वो तो उनको तो जब भी आप बोलते थे आज कीर्ति झा आजाद का इतना विरोध हुआ है मिथिला में, उसके पीछे का क्या रीजन है? उनको अगर आप कुछ भी बोलते थे, एयरपोर्ट का मुद्दा हमने उनको बताया कि एयरपोर्ट के लिए आपको आवाज उठाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो आर्मी का एयरपोर्ट है, ये हो नहीं सकता, इसके बारे में सोचना बेकार है। जब हमने उनको बताया कि मेमोरेंडम साइन होगा और जब एयरपोर्ट चालू हो गया तो उनके दिमाग में अरे हम कहां भूल कर दिए, ऐसा है तो हाँ चलो ठीक है, अपना तंत्र है, तंत्र में बोलना शुरू कर दो कि हाँ हमने क्रेडिट करवाया, हमने करवाया। ठीक है, आपने करवाया था, आपके पास में होगा, ठीक है, मान लिए कि आप लोगों ने पूरा करवाया, ठीक है। लेकिन ये बताइए, मिथिला गंगा के इस पार तक है ना, तो बिहार यूनिवर्सिटी में आपकी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के चुनाव आप लड़िएगा ना? बिहार यूनिवर्सिटी में तो पक्का लड़ूंगा, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में। हाँ, किस चीज के लिए पैसे आ रहे हैं? और इस बार के चुनाव में आप खास करके अब क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सारे छात्रों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, ठीक है, आप कई वर्षों से पढ़ते होंगे LNMNU में, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि परिवर्तन का कोई आस नहीं था, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन आकर के एक आस जगाया है। तो मैं बोलूँगा कि इस आस में आप भी साथ दीजिए, इस आस में आप भी विश्वास दीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी को बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि कैसा यूनिवर्सिटी हमारा होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी स्तर क्या होनी चाहिए, जो लूट माफिया बैठे हुए हैं वो लूट माफिया कैसे खत्म होना चाहिए, अतिक्रमण कैसे खत्म होना चाहिए, तो वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन आपको करके दिखाएगी। आपको विश्वास करना है मिथिला स्टूडेंट यूनियन पे, और सभी लोग जो गांव में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, 18 तारीख को आप जरूर जाएंगे वोट करने के लिए अपने कॉलेज में। जितने भी ग्रेजुएशन के लोग हैं, जितने भी पीजी के लोग हैं, वो जाकर के जरूर वोट कर देंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, सारे फ्रेंड को आप बताओ कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन को वोट दो, क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला की एक गैर राजनीतिक संगठन है जो झंडा धोने का काम नहीं करता, आपके लिए आवाज उठाता है और लगातार आपके लिए आवाज उठाता रहेगा। हम में ईगो नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। हम आपके दूसरों संगठन की तरह मारपीट नहीं करते, हम आपका भाई हैं, आपके साथ रहेंगे और आपके साथ रह करके आपका काम करवाएंगे। बस यही मेरा अपील है आप लोगों से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समय दिए और बातचीत किए। आगे के लिए अगले एपिसोड में हम आपको और ढेर सारी बातें करेंगे और नए शख्सियत के साथ। देखते रहिए newsofgreenindia.com। नमस्कार।